चार्ज के भागने से जो एनर्जी पैदा होती है। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर है, यानी इस पूरे चैप्टर में चार्ज जो है वो भागने वाला है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पे इससे पहले अगर हम लोग आगे बढ़े एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज इलेक्ट्रिसिटी। विच इज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसी एनर्जी जो चार्ज के फ्लो से आती है, ऐसी एनर्जी जो चार्ज के फ्लो से पैदा होती है उसे हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपके घर में अभी कोई मान लो लाइट जल रही है, तो उस वायर के अंदर से बहुत सारे चार्ज दौड़ रहे होंगे, तो उस वायर के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज होती है, इलेक्ट्रिक करंट अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी होती है जो फ्लो ऑफ चार्ज से आती है। तो ऐसी एनर्जी जो चार्ज के फ्लो से पैदा होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट एक अंग्रेजी शब्द है और करंट का मतलब होता है फ्लो। जैसे कि विंड करंट का मतलब होता है हवा का बहना, ओशियन करंट का मतलब होता है पानी का बहना, थर्मल करंट का मतलब होता है हीट का बहना। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज का बहना। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसे कह दिया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट और उससे आने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास यहां पे एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। मान लेते हैं हमारे पास यहां पे कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर से मान लो चार्ज जो है वो फ्लो करने लगा। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रॉन्स मान लो अभी फ्लो करने लग गए। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा बेहतर वर्ड अगर बोलें, चार्ज फ्लो होने लग गया तो एनर्जी तो बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है कितना चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो हम कह देंगे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं आई। चार्ज के लिए हम लोग कैपिटल क्यू भी यूज कर लेते हैं, स्मॉल क्यू भी यूज कर लेते हैं, उसमें कोई लड़ाई नहीं है बच्चों, ठीक है ना। कैपिटल क्यू भी यूज हो जाता है, स्मॉल क्यू भी यूज हो जाता है। और टाइम के लिए हम लोग टी यूज कर देते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई टी। चार्ज का फॉर्मूला और करंट का फॉर्मूला सॉरी हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई टी। तो करंट हो गया कितना चार्ज एक वायर के अंदर से पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। गिवन टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कह देते हैं। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो सकती है? तो आपको पता ही है चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एक तो बन जाएगी कूलम पर सेकेंड, एक तो बन जाएगी कूलम पर सेकेंड। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछने जा रहा हूं कमेंट सेक्शन पे, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आंसर दो, मतलब लाइव चैट पे, बिकॉज ये क्लास लाइव है, लाइव चैट पे आंसर देना है। व्हाट इज द अदर एसआई यूनिट ऑफ करंट? जल्दी से, व्हाट इज द अदर एसआई यूनिट ऑफ करंट? अदर एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द अदर एसआई यूनिट ऑफ करंट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस, बिल्कुल सही बात है। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। एक बहुत महान आदमी जिनका नाम एंड्रे मैरी एम्पियर था, उनके नाम पे, उनको ऑनर देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए हमने चार्ज की एक एसआई यूनिट, करंट की एक एसआई यूनिट रखी एम्पियर।
और जो भी यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है, जब भी कोई यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है तो वो कैपिटल अल्फाबेट से शो की जाती है। इसलिए हम लोग करंट को एम्पियर्स में नापते हैं। अब थोड़ा एम्पियर को जरा समझें। मान लो किसी एरिया में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है हर 1 सेकेंड में। मेरे पास एक वायर है, अगर उसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो उस 1 एम्पियर का मतलब है कि हर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। लेट अस सपोज वहां पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर, कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि 10 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है हर 1 सेकेंड में। 10 एम्पियर का मतलब हो गया हर 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है। और मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 1000 एम्पियर, तो 1000 एम्पियर का मतलब आप समझते ही हो कि 1000 कूलम चार्ज पास हो रहा है हर 1 सेकेंड में। तो 1000 एम्पियर का मतलब है 1000 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है हर 1 सेकेंड के अंदर। लेकिन मजा नहीं आया ना, ऐसे ना मजा ही नहीं आता है। अगर मैं आपको बोलूं 1 एम्पियर, देखो मैं हमेशा से कहता आया हूं साइंस को अगर अपने आसपास देखना शुरू कर दोगे ना तो साइंस से प्यार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिनको नफरत है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पहले से ही साइंस से प्यार है, लेकिन जिनको साइंस से नफरत है उनको साइंस से प्यार तभी होगा जब आसपास चीजों को देखना शुरू कर दोगे। कहते हैं ना जब प्यार होता है तो प्यार होने वाली चीज जिससे भी प्यार होता है वो आसपास देखने लग जाती है। क्या बात है, क्या गहरी बात बोल दी है मैंने। अब आप कहीं और मत चले जाना, वापस आ जाना बच्चों, या पढ़ाई पे कहीं और किसी और प्यार वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं। अच्छा यार, मेरी जो क्लास है वो आपको हेडफोन लगा के सुननी होती है, कभी कभार मैं अपनी भावनाओं में बह जाता हूं। हाँ हाँ हाँ, आपको देख के प्यार है। अबे भाई लड़का होके फ्लर्ट मार रहा है, मेरी जान, आई लव यू टू यार, आई लव यू टू। मैं कह रहा हूं जिनको प्यार नहीं है उनको तब प्यार होगा जब साइंस आसपास दिखेगी। कैसे दिखेगी सुनो, अगर मैं बोलूं कि एक वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब बड़ा नॉर्मल सा है कि 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में। लेकिन इसको जरा अलग नजरिए से देखेंगे। कैसे? एक क्वेश्चन है पहले, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो हम सब जानते हैं 9th क्लास से कि एटम के अंदर 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। हम सब जानते हैं कि एटम के अंदर 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो एटम से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इसीलिए एक वायर के अंदर बहुत इजीली जो कंडक्ट हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक वायर के अंदर जो बहुत इजीली कंडक्ट हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्चुअली में जब एक वायर के अंदर करंट दौड़ रहा होता है तो आपको ऐसे इमेजिन करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होते हैं। लेकिन अभी भी मजेदार बात नहीं हुई है, मजेदार बात तो अब होने वाली है। कैसे? आओ जरा समझें। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। मुझे पता आप कहोगे माइनस का होता है, बट अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है, तो 1 कूलम बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? तो ये डिवाइड में चला जाएगा, विच इज 1 अपॉन 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए मुझे, मैं इसको 10 इंटू में 10 की पावर 18 कर देता हूं, नीचे 1.6 बच जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इस बात पे ना गौर फरमाइएगा, जरा इस बात पे गौर फरमाइएगा। सब छोड़ दो भाई, सब बाबू सोना छोड़ दो, एक बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूं। क्या? मान लो अभी तक मैं बात कह रहा था कि एक वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। अभी हम कह रहे थे कि एक वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो 1 एम्पियर का मतलब अभी तक तो हम कह रहे थे कि 1 कूलम पर सेकंड है, लेकिन अब 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप सबको अंदाजा भी नहीं है शायद कि ये 10 की पावर 18 कितना होता है। अब आप सोचो कि अगर एक वायर में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, जो कि बड़ा नॉर्मल सा करंट है, 1 एम्पियर ज्यादा करंट नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा करंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। लेकिन 1 एम्पियर करंट जब एक वायर से दौड़ रहा होता है ना, तो हर एक सेकेंड
में 6.25 इंटू में 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 का मतलब होता है 10 के बाद 17 और 0, इतने इलेक्ट्रॉन एक वायर से दौड़ते हैं। तो एक्चुअली में अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से ड्रिफ्ट करता होगा, कितनी तेजी से दौड़ता होगा। एक्चुअली कैलकुलेटर भी कम पड़ जाएगा। एक्चुअली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट, 1 एम्पियर करंट बनने के लिए 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक वायर से दौड़ाना पड़ता होगा। ओ माय गॉड। अब आप सोचो 1 एम्पियर करंट को ऐसे विजुअलाइज करोगे ना तो प्यार होगा ही होगा, और अगर अभी भी प्यार नहीं होगा ना तो फिर तुम्हारे पास दिल ही नहीं है बच्चों। ओ माय गॉड। चलो आओ, अब हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन। करंट होता क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट को नापते किस में? एम्पियर में। अब हम बात करेंगे करंट की डायरेक्शन की। जब हम, अगर मैं बात करूं जे थॉमसन जी से पहले की बात, जब इलेक्ट्रॉन भी ढंग से डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत रफ आइडियाज थे, बहुत रफ आइडियाज थे। आज पूरे दिन बिजी थे। अबे तुम्हें कैसे पता? भाई मेरे पड़ोसी हो गया तुम। चलो आओ, जल्दी से। अब मैं कह रहा हूं, जब हमें यह नहीं कंफर्म होता था कि एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, तो उस समय में हम लोग ये नहीं जानते थे कि पॉजिटिव चार्ज दौड़ता है कंडक्टर के अंदर से या नेगेटिव चार्ज। तो तब हमने करंट की डायरेक्शन बना ली थी, और वो करंट की डायरेक्शन हमने बनाई थी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो हमने करंट की डायरेक्शन बना ली थी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, विच मीन्स कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और यहां पे बैटरी का पॉजिटिव लगा हुआ है और यहां पे बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है, और ये सर्किट ऐसा है कुछ, मान लो, और बीच में बल्ब जो भी लगा हुआ है, तो हमने करंट की डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया था। ये करंट की एज्यूम्ड डायरेक्शन थी, और एज्यूम्ड डायरेक्शन हमने मान ली थी पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव हमने मान लिया था कि करंट जो है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तब हमें यह भी नहीं पता था कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, तो हमने करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया था। फिर बाद में देखा गया कि एक्चुअली तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आता है, तो हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। हमने कहा कि करंट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रखेंगे, हम करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव ही रखेंगे, लेकिन यह याद रख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या यह कहना सही है, ट्रू और फॉल्स? आपको कमेंट सेक्शन पे ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या यह कहना सही है कि जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट उसके ऑपोजिट जाएंगे? ट्रू और फॉल्स? जल्दी से वेट कर रहा हूं। क्या यह कहना सही होगा कि जहां करंट जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके ऑपोजिट जाएंगे? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? हाय सर, आई एम योर बिग फैन। मेरी जान पढ़ तो ले मेरे बाबू, वैसे आई रिस्पेक्ट। जल्दी से बताओ, ट्रू या फॉल्स? अच्छा, 2-4 बच्चे बीच में तेजी से फॉल्स वाले भी गए थे, 2-4 बच्चे बीच में तेजी से फॉल्स वाले भी गए थे, बट ज्यादातर बच्चों का आंसर ट्रू है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का आंसर ट्रू है, और जो कि सही भी है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमेशा ऑपोजिट होगी टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे करंट उसके ऑपोजिट दौड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर तो करंट जाएगा इधर, अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ऊपर तो करंट जाएगा नीचे, अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं अंदर तो करंट जाएगा बाहर, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दाएं तो करंट जाएगा बाएं। इलेक्ट्रॉन और करंट बेटा बेसिकली आप कह सकते हो मियां बीवी हैं, ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलो तो करंट कहेगा मैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन कहेगा नॉर्थ चलो तो भाई साहब करंट कहेगा मैं तो साउथ जाऊंगा। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपको पता नहीं, अपने मम्मी पापा से या मम्मी से तो नहीं, पापा से कभी अकेले में पूछना, जब पापा थोड़े मूड में हो आपको पापा बताएंगे बेटा। ऐसा ही होता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है।
इलेक्ट्रॉन और करंट हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट दौड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके 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 चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, उसके उल्टे। ठीक है, डन। हाँ, नोट्स प्रोवाइड करेंगे मेरी जान। ये सारी स्लाइड्स आपके लिए, मैं अपने पास क्या करूंगा मेरी जान, ये मैं ये सारी स्लाइड्स आपको मिलेंगी। हाँ हाँ, सैंपल पेपर भी करवाएंगे, सैंपल पेपर भी करवाएंगे, सब करवाएंगे बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है। ठीक है, आओ अब बात करते हैं एमीटर के बारे में। यार देखो, जैसे कि टाइम नापने के लिए हमारे पास घड़ी है, वजन नापने के लिए हमारे पास वेइंग मशीन है, टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर है, ऐसे ही बेटा बिल्कुल करंट को नापने के लिए हमारे पास एमीटर होता है। वैसे एमीटर का पूरा नाम एम्पियर मीटर होता है, एमीटर का पूरा नाम एम्पियर मीटर होता है, इसको शॉर्ट में एमीटर बोलते हैं और ये इस नाम से ज्यादा फेमस है। और करंट को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एमीटर बोलते हैं, और सर्किट में इसका सिंबल, एक आई गेस नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि एमीटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और यह बात भी आपको पता होगी शायद कि एमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के। अगर ये बात नहीं पता है तो आओ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये स्लाइड का हिस्सा नहीं होगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो यहां पे हमारे पास बल्ब है और इस बल्ब के अक्रॉस मुझे करंट नापना है, इस बल्ब के अक्रॉस मुझे करंट नापना है। तो मैं यहां पे अगर एमीटर लगाता हूं, ये अगर मैं एमीटर लगाता हूं तो इसी के साथ लग गया, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज। ऑल्दो सीरीज कॉम्बिनेशन की अभी हम आगे जाके और बेहतर परिभाषा भी पढ़ेंगे। और अगर ये मेरे पास एक बल्ब है और मैं इसके साथ यहां पे मान लो एमीटर लगा देता हूं, जो कि सही बात नहीं है, बट दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक एमीटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों लगाते हैं, अब एक एमीटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों लगाते हैं, और देखें आंसर है, जब एक बैटरी से करंट निकलता है, यहां से करंट निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, अब जो करंट बल्ब में जाएगा वही करंट एमीटर में जाएगा, बिकॉज वायर एक ही है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। अरे यार डिवाइड कैसे हो सकता है यार, एक पाइप है, एक पाइप में जितना पानी अंदर एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। 1 लीटर पानी एंटर करेगा तो 1 लीटर ही तो बाहर निकलेगा ना। ऐसा तो है नहीं यहां से 1 लीटर पानी आया, वहां से 2 लीटर पानी आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। यहां से आलू डाला, वहां से सोना निकाला ऐसे थोड़े ना। ओह यार, बेचारे बहुत अच्छे अंकल हैं, वैसे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आजकल टी शर्ट में घूम रहे हैं। कौन कौन पहचान गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, बताओ कौन कौन पहचान गया। ब्लर दिख रहा है? अरे यार ऐसा मत कहो यार, ब्लर तो नहीं दिख रहा होगा, सब साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में खोट होगा भाई। पहचान गए? हाँ हाँ, बस नाम मत लिखना भाई, कहीं यहां पे स्ट्राइक लग जाए। अरे 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 भाई, अरे भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ रहे हैं अंजलि कुमारी जी, उस पे भी आ रहे हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव, अगर मान लो पॉजिटिव से करंट निकला, करंट निकला, करंट निकला, करंट निकला, और करंट निकलने के बाद कुछ करंट यहां चला गया, कुछ करंट यहां चला गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 2 वायर होंगी, तो मान लो एक पाइप आगे 2 पाइप में डिवाइड हो गया। मान लो ये पाइप है पानी का और यहाँ पे ये 2 पाइप में डिवाइड हो गया, समझने वाली बात है। अब यहां से कुछ पानी आएगा तो कुछ पानी ऊपर निकल जाएगा, कुछ पानी नीचे। ऐसी करंट भी होता है यार, करंट भी पानी है, समझ लो, मतलब पानी समझ लो। अब यहां से अगर मान लो 10 एम्पियर करंट निकला, 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर, वो यहां पहुंचा। अब वो 10 एम्पियर करंट में से 2 एम्पियर ऊपर निकल सकता है और 8 एम्पियर नीचे निकल सकता है। तो एमीटर तो बोलेगा मेरे अंदर से तो 2 एम्पियर ही गया, और वो रीडिंग भी कितनी देगा, 2 एम्पियर, लेकिन करंट तो 10 एम्पियर है ना भाई, लेकिन करंट तो 10 एम्पियर है। तो इसी कारणवश हम एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने से करंट डिवाइड नहीं होता। अब जैसे अगर यहां से मेरी जान 10 एम्पियर करंट गया, 10 एम्पियर करंट गया, 10 एम्पियर करंट गया, तो बल्ब से भी 10 एम्पियर जाएगा और एमीटर से भी 10 एम्पियर जाएगा, तो करंट सेम नापेगा, करंट सेम नापेगा। ओके 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 ओके। तो इसलिए हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है ताकि वो करंट को सेम नापे। ओके ओके, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है।
यार ये एक दो बच्चे कह रहे हैं, वैसे तो मुझे इन्हें इग्नोर करना चाहिए, बट फिर भी क्या पता सीरियस बात ना हो, क्या ब्लर हो रहा है क्या? क्योंकि एक आध बच्चा तो शायद बोलता ही है, हाँ न्यूमेरिकल करा रहा हूं मेरी जान, मेरी जान न्यूमेरिकल कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको ऐसे ब्लर हो रहा है क्या बीच बीच में? वरना मैं ठीक करूं, बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर है तो मैं बताओ, नहीं है ना? चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है। कह रहा आप बहुत सुंदर हो, वाह बेटा, और तू बहुत सुशील लग रहा है मेरे को। चलो आओ आगे बढ़े, चलो डन। अब बात करते हैं बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने करंट के बारे में बेसिक बात कर ली कि करंट क्या है, करंट की ऐसा यूनिट क्या है और करंट फ्लो कैसे करता है। अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि जो करंट है वो एक्चुअली बनता कैसे है कंडक्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा साथ दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टीचर ऐसे, मतलब मैं कुछ टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट सच में बता रहा हूं, इस पे थोड़ी मेहनत कम करते हैं, लेकिन यहां से फाउंडेशन क्रिएट होता है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स से डर लगना शुरू हो ही जाएगा। यहां से फाउंडेशन क्रिएट होता है। क्या? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल बड़ा प्यारा है। ये मेरे पास पानी की एक बॉटल है। अब इस पानी की बॉटल में, ये कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं, ऐसी पड़ी हुई थी, बस एक बात कर रहा हूं। अब इस पानी की बॉटल में यहाँ पे पानी है, इस पानी की बॉटल में यहाँ पे पानी है, और ये पानी अभी फिलहाल कहीं पे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी वाइज ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल एनर्जी पे हैं। 9th क्लास याद करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल एनर्जी पे हैं। तो पानी कहीं पे भी एक्चुअली फ्लो नहीं कर रहा, और थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वो मेरे हिलने की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक बॉटल को किसी भी एक तरफ से उठा दूंगा तो पानी उसके ऑपोजिट साइड जाना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही होते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन्स भी पानी है मेरी जान, इलेक्ट्रॉन्स भी पानी है मेरी जान। आओ जरा समझे। अगर मेरे पास, ओहो इतना गंदा कलर, वैसे तो लाल कलर प्यार का भी होता है बच्चों, बट इस बोर्ड पे अच्छा नहीं लगता ये लाल कलर। ये हमारे पास एक वायर है। अब इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन्स कहां भाग रहे होंगे? हाँ बेटा वोल्ट मीटर पे आएंगे मेरी जान, अभी आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां भाग रहे होंगे? तो आंसर है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी मकसद नहीं है। तो अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जहां इनको जगह मिलेगी वहां ये भागेंगे, और ये हर जगह भाग रहे हैं। जैसे कि एक बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है, आंख बंद करोगे तो पानी के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं है जीवन में। बिल्कुल ऐसे ही ये वही लोग हैं जिनके जीवन में मकसद नहीं होता बेटा। ये जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी, इनके जीवन में अभी कोई मकसद नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और इसलिए जो नेट करंट बनेगा वो जीरो होगा। अब कोई मेटल की वायर है हमारे घर में, कोई मेटल की वायर है, कोई मेटल की वायर है। अब वो मेटल की वायर में इलेक्ट्रॉन्स का जहां मन करेगा वो भागेंगे, कोई एग्जैक्ट मकसद नहीं है उनके पास, जहां मन करेगा वो भागेंगे। हाँ लेकिन बेटा हर एक इंसान के जीवन में एक समय आता है जहां पे उसे एक मकसद मिलता है, और वो उस मकसद को पूरा करने के लिए अपने जी जान लगा देता है। और यहां पे भी कोई माय गॉड, कुछ ज्यादा भावुक हो गया। जब से मैं संदीप माहेश्वरी जी के शो से होके आया हूं ना, मैं भी बहुत मोटिवेशनल बातें करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे से होती नहीं है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जिनके पास अभी कोई मकसद नहीं था। ये वही इलेक्ट्रॉन है जिनके पास अभी कोई मकसद नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ सुनना, अब हमने यहां पे एक चीज लगा दी। इस चीज का नाम क्या है? अभी हम थोड़ी देर में इस चीज को पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। अभी के लिए आप इसे बहुत ही अजीब भाषा में बैटरी या सेल कह दो। सेल या बैटरी तो वैसे इस डिवाइस का नाम है, उस मकसद का नाम नहीं है। अच्छा सर जान मत बोलो, मम्मी गुस्सा हो रही। अच्छा जी, अरे भाई साहब, तो मैं वही तो कह रहा हूं, मेरी क्लास को आप हेडफोन के साथ सुनो भाई। अभी तो मैंने जान बोला, आगे जाके तो मैं क्या, नहीं, अभी तो मैंने जान बोला, आगे जाके तो मैं क्या क्या बोलूंगा भाई। चलो नहीं, कोशिश करूंगा ना बोलूं। बट अब सुनो, ये पॉजिटिव यहां आ गया।
अब इलेक्ट्रॉन्स अभी थोड़ी रफ भाषा में बात करेंगे, फिर आगे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब पहले इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई मकसद नहीं था, जहां इनका मन कर रहा था ये भाग रहे थे। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर 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 इधर, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागने लग गए उधर। बाहुबली जैसे कि सबको एक मकसद मिल गया हो कि भाई साहब मूर्ति को खड़ा करना है, पिक्चर देखिए ना, बिल्कुल ऐसे ये इलेक्ट्रॉन सब सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए और अब इन्हें एक नेट करंट मिलेगा। अब करंट जीरो नहीं होगा, अब इनको मकसद मिल गया है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और एज अ रिजल्ट अब करंट मिलेगा। पहले क्या हुआ, पहले भी इलेक्ट्रॉन्स थे, भाग रहे थे, कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं थी, तो नेट करंट जीरो था। अब हमने इस पे एक बैटरी लगा दी, अभी हम इसको बैटरी बोल रहे हैं, फिर थोड़ी देर में पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लग गए जिसकी वजह से करंट बनने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची पूछ रही थी कमेंट सेक्शन में कि सर व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑल द वैसे 10th क्लास में आपसे एज सच ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कोई पूछेगा नहीं, 12th क्लास में इसका फॉर्मूला भी है, इसकी डेरिवेशन भी है, 12th में तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं तो उनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। अब उनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में रगड़ते हुए जा रहे होते हैं, घिसटते हुए जा रहे होते हैं, उनकी बहुत टक्करें होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे ड्रिफ्टिंग होती है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घिसना, रगड़ना, तो उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दिया जाता है। बस बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है जी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इस पानी की बोतल में अभी पानी यहां पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अभी ये कहीं नहीं जा रहा। अब बैटरी करती क्या है, बहुत रफ भाषा में बात करेंगे, बैटरी बस एक वर्क कर देती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। एक टर्मिनल को ले आती है लोअर पोटेंशियल पे और एक को ले जाती है हायर पोटेंशियल पे, जिसकी वजह से पानी की तरह इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं ढक्कन खोल दूंगा तो बह जाएंगे ना, पानी की तरह इलेक्ट्रॉन्स भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पानी की टंकी से पानी नीचे बह जाता है। ओके, आपके 6 पैक है क्या? हाँ, 6 पैक भाई, बायोलॉजिकली बताएं तो 6 पैक सबके होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स सबकी होती हैं, बस किसी के केस में उनके ऊपर फैट नहीं होता है, किसी में फैट होता है, तो मैंने फैट से छुपा रखे हैं 6 पैक एब्स, जल्द ही निकालेंगे इनको बाहर। कोई सवाल है क्या? हाँ, ठीक है। बढ़े आगे। चलो, एक्सपेरिमेंट कब होगा? आशु सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खान सर लेजेंड। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे उन दो टर्म्स की जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि अभी तक हम उसको बोल रहे थे बैटरी, सेल बैटरी, बट वो सेल या बैटरी एक्चुअली प्रोवाइड क्या करती है? वो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम बात होती है, बस उनमें एक छोटा सा फर्क होता है। क्या? आओ जरा समझे। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैं उसको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आना चाहता हूं, ठीक है ना। मान लो यहां पे पहले से ही कोई चार्ज क्यू बैठा हुआ है, बहुत रफ बात करेंगे, पहले से ही कोई चार्ज बैठा हुआ है, मैं अगर एक और चार्ज पार्टिकल को इधर लेके आना चाहूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो मुझे उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाना चाहते हो, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उठा के लेके जाना चाहते हो, तो कितना आपको वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, कितना आपको वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज
इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन मुझे एक चार्ज को उठाना है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्किट टू अनदर पॉइंट ऑफ द सर्किट। तो एक पॉइंट ऑफ द सर्किट से दूसरे पॉइंट ऑफ द सर्किट तक चार्ज को ले जाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, इसे कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे इसमें फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है, यानी दोनों पॉइंट हमारे सामने होते हैं। जैसे वायर है, वायर में एक पॉइंट से चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, इसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, हम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं। मतलब इनफाइनाइट से कहने का एक्चुअली मतलब ये बहुत दूर से लेके आते हैं, एक ऐसे पॉइंट से लेके आते हैं जो हमारे सर्किट की लेंथ वेंथ के मुकाबले बहुत दूर है। जैसे आप सबको लाइट चैप्टर से पता होगा कि अगर मेरे लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 500 सेंटीमीटर भी दूर है, तो भी मैं उसको इनफाइनाइट मान लेता हूं। इनफाइनाइट का मतलब यहां पे एक्चुअल इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत दूर। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल एक गिवन पॉइंट से गिवन पॉइंट पे लाते हो तो कितना वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, इसको तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप इनफाइनाइट से, एक ऐसे पॉइंट से जो पता ही नहीं है कहां है, उस पॉइंट से एक गिवन पॉइंट पे लेके आते हो, तो उस केस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है यार, ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों सेम ही हैं। बस फर्क ये है कि एक में चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से आता है एक गिवन पॉइंट पे, और एक में एक गिवन पॉइंट से एक गिवन पॉइंट तक जाता है, एक गिवन पॉइंट से गिवन पॉइंट जाता है। सर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये लो बेटा देखो तुम पे ध्यान दे दिया। अब आप बताओ, इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सब पे ध्यान कैसे दूं? और काम का क्वेश्चन तो फिर भी नहीं पूछा आपने। करंट की डायरेक्शन में कंफ्यूज हो, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दोनों के डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट हो गई। दैट्स इट, डन है। बढ़े आगे, चलो चलो चलो। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो फर्क क्या है, एक में चार्ज आएगा इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक, और एक में चार्ज आएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इस चैप्टर में तो ज्यादातर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ही यूज करेंगे, बट दोनों सेम ही है। दोनों के सिंबल V है, विच इज वर्क डन अपॉन में चार्ज। इसका भी सिंबल V है, विच इज वर्क डन अपॉन में चार्ज। कमाल की बात यह है कि इसकी भी SI यूनिट, पहली बात तो वर्क डन की जूल और चार्ज की कूलम, तो जूल पर कूलम तो है ही, साथ ही साथ आप सब जानते हैं इसकी SI यूनिट वोल्ट भी है, वोल्ट। और सेम यहां पे भी है, इसकी भी SI यूनिट जूल पर कूलम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वोल्ट भी है, वोल्ट कैपिटल V। कोई बच्चा जानता है तो कमेंट सेक्शन में बताए कि ये वोल्ट किसके नाम पे रखी गई, किस महान इंसान के नाम पे रखी गई, किस स्टड के नाम पे रखी गई? कोई जानता है क्या? कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी से बता दो कि ये यूनिट किसके नाम पे रखी गई, जल्दी बताओ। कोई बताएगा ये किसके नाम पे रखी गई? तो आंसर है वो क्या? एक बच्चा कह रहा है वोल्टाज। अबे यार, अबे मेरे मालिक, एक बच्चा कह रहा है वोल्टाज। अरे यार, एलेजेंड्रो वोल्टा जी के नाम पे रख, एक कह रहा है वोल्टाज। शुक्र है हितैषी नहीं बोला, शुक्र है डाइकिन नहीं बोला, एलजी नहीं बोला, वो मिच्छु बिच्छू वो कौन आता है वो नहीं बोला, ओ जनरल नहीं बोला। कोई बात नहीं यार, हाँ एलेक्जेंड्रो वोल्टा जी के नाम पे रखी गई। यार ऐसे महान लोगों के नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए भाई, ऐसे महान लोगों के नाम भूला मत करो। एलेक्जेंड्रो वोल्टा जी, इन लोगों के नाम के पीछे जी लगाना बहुत जरूरी है। एलेक्जेंड्रो वोल्टा जी, यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आओ अब 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। चाहे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, अब बात सेम है।
चाहे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, अब बात सेम है। आओ बात करें कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब आता है? 1 वोल्ट तब आता है जब हम 1 जूल काम करते हैं 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। देखो यार, जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतना ज्यादा वर्क हो रहा होगा चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल काम किया अपने अपॉन में 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए। 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल काम किया आपने 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1000 वोल्ट या 100 वोल्ट या 5000 वोल्ट, तो उसका मतलब भी उसके रिस्पेक्ट से बन जाएगा। जैसे मानो लिखा हुआ है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट का मतलब है कि 100 जूल काम आपने किया चार्ज 1 कूलम को ले जाने के लिए। और आप सब ने एक गाना सुना होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब 440 वोल्ट का मतलब भी क्या होता है आओ बात कर लें, लेकिन हमारे घरों में सबको पता होगा 220 वोल्ट आता है। तो 220 वोल्ट का मतलब है कि 220 जूल काम हो रहा है 1 सेकेंड में। अब श्री सलमान खान जी ने बोला था कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। श्री अनुष्का विराट कोहली जी यानी विराट कोहली जी की धर्मपत्नी जी को उन्होंने बोला था कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। वो सिर्फ काल्पनिक कहानियां थी बच्चों, मतलब ओह माय गॉड इतनी हिंदी। तो उन्होंने कहा था लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, जिसका मतलब था कि जब तू मुझे छूती है तो 440 जूल का काम होता है मेरे गॉड 440 जूल का काम होता है हर एक कूलम चार्ज को मेरे शरीर में ले जाने के लिए बच्चों। तो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे का मतलब है 440 जूल काम करना होगा हर एक कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए। यस 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 बच्चों, यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बढ़े आगे। चलिए 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 न्यूमेरिकल करेंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे यार, पहले पढ़ाई कर ले मेरी जान, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। चलो, तो 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 10 वोल्ट का मतलब 10 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 100 वोल्ट का मतलब 100 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो उसके हिसाब से चलता रहेगा। चलो ठीक है। विराट ऑल्सो वॉचिंग। अरे यार भाई क्यों मरवा रहे हो। ठीक है, अब बताओ, जैसे हमने पढ़ लिया कि अब पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अब हमारे लिए सेम है। अब इनमें ज्यादा फर्क नहीं। जो फर्क था हमने डिस्कस कर लिया कि एक में चार्ज को हम लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक, और एक में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब ये दोनों हमारे लिए सेम है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल जवाब हो रहा है क्या? कोई सवाल काम का है? हाँ, कोई काम का सवाल? नहीं तो आगे बढ़े। खान सर का पॉडकास्ट? अरे नहीं यार, खान सर के साथ मैं मिलने गया था बस ऐसे। उनके साथ अभी फिलहाल तो एज सच कोई वीडियो नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे मिलने गया था यार उनसे, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जैसे कि एमीटर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था जो करंट को नापता था, बिल्कुल ऐसे हमारे पास वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को नापता है। जैसे एमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था जो करंट को नापता था, ऐसे वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज मतलब अगर मैं वोल्टेज बोल रहा हूं तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो अगर मैं एमीटर लगाऊंगा तो 2 पॉइंट्स पे लगाऊंगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक बहुत ही प्यारा सवाल आया मन में। ये मेरे पास एक बल्ब है मान लो, और इस बल्ब के साथ मैंने एक बैटरी लगा रखी है। ये बैटरी लगा रखी है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये बैटरी लगा रखी है पॉजिटिव नेगेटिव। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मुझे इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज नापता है। अब मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे कि ये जो वोल्ट मीटर नापेगा ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापेगा। जल्दी बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापेगा? जल्दी 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 जल्दी, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापेगा? छूने से तेरे, जल्दी।
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापेगा या पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा? बताओ 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 बताओ। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। 2-4 बच्चों ने फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा है। नहीं नहीं, वोल्टेज आंसर देके आप चीटिंग मत करो। यू आर वेरी चालाक ब्रो। नो नो नो, आपको इनमें से एक आंसर देना है। वोल्टेज का मतलब तो दोनों ही हो सकता है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है दोनों नापेगा। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, आंसर है वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से एक पॉइंट होता है, लेकिन वोल्ट मीटर तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में नाप रहा है, तो ये क्या नापेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत छोटी सी बात है, 10th में आपसे के पूछ भी नहीं रहा, लेकिन भाई साहब बेसिक ही कमजोर हो जाएंगे ना अगर, तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बेसिक कमजोर है तो बिल्डिंग जितनी मर्जी खड़ी कर लो, छोटी या बड़ी, वो गिरनी है एक दिन। तो अगर सिर्फ 10th ही पार करनी है तो अलग बात है, लेकिन जीवन में आगे आपको ये कंसेप्ट को समझना है तो पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, बिकॉज वो 2 पॉइंट में कनेक्टेड होता है। और इसी लगे हाथ हमने ये भी पढ़ लिया कि वोल्ट मीटर को अगर उसी 2 पॉइंट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगाया जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो दोनों पॉइंट बल्ब के और इसके कॉमन हो जाएंगे, प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज भी सेम रहती है। डन 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 डन। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो, अच्छा लिखा भी हुआ है, लो जी, जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है अक्रॉस 2 एंड्स फॉर एनी डिवाइस। यस, आगे बढ़े आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अब, और आप सबको उससे पहले 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इजी इजी। आओ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं, बहुत इजी से हैं, कंसेप्ट को समझने के लिए हैं, बट आओ शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, एक इलेक्ट्रॉन को हमने ए से बी मूव करवाया, और ऐसा करने के लिए उसने 400 जूल एनर्जी कंज्यूम की। आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो एनर्जी यानी कि वर्क 9th में पढ़ा हुआ है, सेम ही बात होती है, 400 जूल। चार्ज यानी कि क्यू, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, विच इज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। अगेन मैं दोबारा बोलूं, माइनस साइन बस ये दिखाता है कि वो नेगेटिव है, न्यूमेरिकल्स में एज सच उसे यूज नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होगा, तो वर्क डन हमारे पास होगा 400 जूल, और चार्ज हमारे पास 1.6 इंटू में 10⁻⁻ हो जाएगा -19। अब आप इसे ऊपर ले जा सकते हो और आप इसे +19 कर सकते हो, और नीचे हमारे पास 1.6 आ जाएगा। 1.6 को अगर मैं 16 लिख दूं तो ऊपर 10⁻⁻ में एक 0 और ऐड हो जाएगा। फिर आप इसे 4 से काट भी सकते हो। अगर आप इसे 4 के टेबल से काटोगे तो मेरे, वैसे इतनी मैथ्स मैंने जीवन में कभी इकट्ठी की नहीं है, बट ठीक है, मैं ज्यादा मैथ्स करता नहीं हूं यार। 250 इंटू में 10⁻19 वोल्ट आ जाएगा। 250 इंटू में 10⁻19 वोल्ट आंसर आ जाएगा। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। डन है, बढ़े आगे। बहुत ही प्यारा सवाल था। अच्छा, वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं लगाते? बहुत सिंपल रीजन है यार, कि अगर मैं एक बल्ब यहां लगा दूंगा और वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दूंगा तो वोल्ट मीटर इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल नाप देगा, पर हमें तो इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल नापना है, जो कि वो गलत हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, और अगर वो पॉइंट बदल गए तो पोटेंशियल बदल जाएगा। इसलिए वोल्ट मीटर को इसी 2 पॉइंट में पैरेलल में लगाया जाएगा, नहीं तो वो रीडिंग गलत दे देगा बाबू। ओके, ठीक है। आओ चलो, आओ एक और क्वेश्चन एक बच्चे के एग्जाम में आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन था। कह रहे हैं शो करो कि वर्क डन एक न्यूट्रॉन को मूव करने के लिए हमेशा 0 होगा। तो चार्ज, बहुत सिंपल है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। ये सवाल अगेन यार, ये हम कोई न्यूमेरिकल कर ही नहीं रहे हैं, हम पहले सारे कंसेप्ट को पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल एक्चुअली हो भी नहीं रहा है, तो आप ये मत सोचना कि मैं ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये तो बस कंसेप्ट को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए होते हैं। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन हमें सबको पता है 0 होता है। अब अगर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल इंटू में चार्ज है। अब अगर चार्ज ही 0 है तो वर्क डन भी हमारे पास 0 जूल्स आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मतलब कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल क्या हुआ टॉपिक, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट नर्सरी बच्चा भी जानता है, ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, स्विच ऑफ होता है, उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं। और ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, स्विच ऑन होता है, उसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। चलो कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बताओ इन डायग्राम में क्या गलत है। एक चीज गलत है इसको हम ठीक करेंगे, जल्दी से बताओ इस डायग्राम में क्या गलत है, जल्दी से बता दो इस डायग्राम में क्या गलत है, फिर उसको ठीक करें जल्दी से। गैल्वेनोमीटर बताता हूं मेरी जान, बताता हूं, बार बार मत लिखो, जल्दी बताओ इन दोनों में क्या गलत है। कोई एक चीज गलत हो गई है यहां, उसको ठीक करेंगे हम, लेकिन आप बताओ क्या गलत है। बच्चा जानता है, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, एरो साइन, अरे वाह, लाइट, अच्छा, बल्ब, अबे बल्ब में क्या गलत है, हाँ एरो भी सही है, बस फर्क ये है, मतलब गलत ये हो गया कि एक्चुअली में यहां पे हमने स्विच ऑफ में भी करंट फ्लो करवा दिया, लेकिन अगर स्विच ऑफ होगा तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम इसमें करंट फ्लो नहीं करवाएंगे। ये गलती हो गई है बच्चों, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, हम हटा देते हैं यहां से, डन है। चलो जी बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ओ माय गॉड, फाइनली बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज ओम्स लॉ। आओ पढ़ते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ, ओम जी ने एक बहुत सिंपल सी बात कही, उन्होंने कहा कि जो भी करंट एक सर्किट में फ्लो होता है, इसको अलग कलर से लिखते हैं, जो भी करंट एक सर्किट में फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया उसके अक्रॉस। मतलब बहुत आसान भाषा में कहें तो मेरे पास अगर एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर एक बल्ब है और उस बल्ब के साथ मैंने अगर एक एमीटर लगा रखा है और यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दी और ये बैटरी या सेल मान लो 3 वोल्ट का है, तो इसमें कुछ करंट दौड़ेगा और एमीटर ने कुछ रीडिंग दे दी। अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, ओम्स लॉ छोड़ो, अगर मैं यहां 3 वोल्ट की बैटरी को हटा दूं और 3 वोल्ट की बैटरी को हटा के इसके जगह पे 9 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर मैं ज्यादा बड़ी बैटरी यहां लगा दूंगा तो ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा धक्का लगेगा, ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा धक्का लगेगा और ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा। और यही ओम जी ने अपने लॉ में बोला। ओम जी ने यही बोला कि जितना ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। लेकिन इनकी कुछ शर्तें थी, इन्होंने कुछ शर्तें भी लागू की थी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस, वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे करंट उतना बढ़ेगा, लेकिन कुछ शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। और दूसरी शर्त यह थी आप डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब होता है आप लेंथ, एरिया, ये सब चीजें चेंज नहीं करोगे। तो अगर आप एक कांस्टेंट डायमेंशन और टेम्परेचर पे काम कर रहे हो तो जितना ज्यादा वोल्टेज आप बढ़ाते चले जाओगे, जितना ज्यादा वोल्टेज आप बढ़ाते चले जाओगे करंट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा वोल्टेज आप बढ़ाते चले जाओगे करंट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज के लिए भी यूज V, करंट के लिए भी यूज I, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। एंड फॉर दैट अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट यहां पे लग जाता है R, विच इज, आई होप आप अब तक तो जानते ही होंगे, ये R होता है रेजिस्टेंस। नहीं जानते तो आज जान जाओगे इस R को हम रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, बट अभी के लिए रेजिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जितना ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, 10 वोल्ट की बैटरी के बजाय 20 वोल्ट के लगा दोगे, 20 के बजाय 30 के लगा दोगे तो करंट बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, अब सिर्फ रट्टे ही नहीं मारना है, सोचना भी ऐसा क्यों हो रहा है, समझना भी ऐसा क्यों हो रहा है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा वर्क आप करोगे, चार्ज को धक्का मारोगे, वर्क करोगे तो चार्ज जल्दी फ्लो होगा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और ये आर हमारे पास क्या होता है, इस आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, आओ जरा समझे थोड़ी देर। पहली बात तो ये जो वैल्यू ऑफ आर है, ये जो आर है रेजिस्टेंस है, ये वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले से हिसाब लगाऊं तो आर का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा वी बाय आई। कई बार जब बच्चों से पूछा जाता है कि अगर मैं v को डबल कर दूं, अगर मैं v को डबल कर दूं तो r पे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि r इस इक्वेशन में कांस्टेंट है। यानी आप v और i जितना मर्जी चेंज कर लो, i चेंज, v और i जितना मर्जी चेंज कर लो, r चेंज नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा r को चेंज नहीं कर सकते, r को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप v और i को चेंज करके r चेंज नहीं कर सकते। v बढ़ाओगे तो i भी बढ़ जाएगा, r पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि r की जो वैल्यू है वो v और i की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। आप r को जितना मर्जी r को चेंज करने के और तरीके आज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप v और i को जितना मर्जी चेंज कर लो, r जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एक बार v और i के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। v और i के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास v है, ये हमारे पास i है। क्योंकि v और i आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मैं v को 0 कर दूंगा तो i भी 0 हो जाएगा, इसलिए ग्राफ की शुरुआत ओरिजिन से होगी। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, और इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूंगा, और अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकाल दूंगा, तो क्या कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बताना चाहेगा कि इस ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? क्या कोई कमेंट सेक्शन में बताना चाहेगा कि इस ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? इस ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? मैंने लोगों के भी बीच खड़ी देखी तन्हाई, जितनी कमाई उतनी ही वाहवाई। कोई बताना चाहेगा कि अरे वेरी गुड, पीयूष बघेल जी का आंसर सबसे पहले आया है, बाकियों का भी उसके बाद आ गया बहुत तेजी से, लेकिन मैंने जिसका सबसे पहले पढ़ा वो है पीयूष बघेल जी। उनके लिए मैं ताली मारूंगा यहाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकियों ने भी दिया यार, ऑब्वियस सी बात है, दिया है, सभी ने दिया है, पर सबके नाम अब बहुत तेजी से निकल रहे हैं यहाँ। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। इसके स्लोप से हमें मिलेगा रेजिस्टेंस, इसके स्लोप से हमें मिलेगा रेजिस्टेंस, बहुत ही बढ़िया। इसके स्लोप से हमें मिलेगा रेजिस्टेंस, यस 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 यस। स्लोप क्या होता है? अगर एक बच्चा पूछ रहा है यार स्लोप का मतलब होता है हाइट अपॉन बेस, ग्राफ की हाइट अपॉन में ग्राफ के बेस को स्लोप बोलते हैं, और उसके स्लोप से हमें हाइट अपॉन बेस मतलब v और i से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन मैं यहां पे बच्चों एक बात करना चाहूंगा, ये बहुत कम बच्चे इस बात पे ध्यान देते हैं। क्या वो बात है? सुनना, कभी कभार एग्जाम में, बहुत बार होता है, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कभी कभार एग्जाम में v और i ग्राफ के बजाय i और v ग्राफ दे दिया जाता है, और अगर ऐसा दे दिया तो इस बार ग्राफ के स्लोप से हमें r नहीं मिलेगा, हमें 1/r मिलेगा। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। अगर हमें स्लोप v बाय i दे रखा है तो उससे स्लोप, अगर हमें ग्राफ v यानी y एक्सिस पे अगर v है और x एक्सिस पे अगर i है, तो उसके स्लोप से हमें r मिलेगा। अगर किसी के साथ हुआ है तो प्लीज बताइएगा, हुआ है ना? अरे वाह, यस यस यस। और अगर ग्राफ i और v के बीच में है, यानी x एक्सिस पे अब v आ गया और y एक्सिस पे i आ गया, तो उसके स्लोप से 1/r मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हाँ, वरना आंसर उल्टा हो जाता है। यस, आपके साथ हुआ है, तो बस ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इसके नंबर नहीं कटने चाहिए। उल्टा दे दिया तो स्लोप 1/r हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, होशियार जनता है। मुझे ना उस बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है जो पढ़ते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल 800-900 बच्चे लाइव हैं, जिसमें से होंगे 100 अजीब वाले भी, लेकिन बाकी 800 बच्चे 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे माहौल अच्छा लगता है। और अब जैसे मैं आज समझ गया कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे काफी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ आज। अबे यार, तो मैं समझ गया कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो अब मैं यहाँ पे लाइव आया करूंगा, मुझे मजा आएगा।
हाँ हाँ हाँ, रियोस्टेट बता रहा हूं मेरी जान, रियोस्टेट बता रहा हूं, थोड़ी देर में बता रहा हूं, अभी उसकी बारी नहीं आई है, बारी बारी से बात करेंगे। चलो आओ। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है, अच्छा रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये V और I पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। आओ अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे कि R का फॉर्मूला V/I आया था, तो I का फॉर्मूला V/R आ जाएगा। और आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जैसे जैसे R बढ़ेगा I कम होगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा I जो है वो कम होगा। इसका मतलब है R एक ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोकेगी। इसका मतलब है R एक ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोकेगी, और रुकावट को इंग्लिश में कह देते हैं रेजिस्टेंस। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज, ये एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, जो नहीं चाहती कि करंट फ्लो हो, तो इसीलिए इसको नाम रेजिस्टेंस भी दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आओ अब इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे कि R का फॉर्मूला V/I आ चुका है, जैसे कि R का फॉर्मूला V/I आ चुका है, तो इसकी एक SI यूनिट, इसकी एक SI यूनिट तो वोल्ट पर एम्पियर, ऊपर वोल्ट है नीचे एम्पियर है, तो वोल्ट पर एम्पियर हो गई। लेकिन आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम ओम कहते हैं, और ओम का सिंबल बना देते हैं। पीछे लिखा भी हुआ है कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम, ये हमारे महान आदमी, ये हमारे ओम जी, इनको मेरा नमस्कार। मतलब आप करो ना करो, मेरे लिए तो ये लोग भगवान समान हैं। और बेटा इन्होंने ही हमें ओम्स लॉ दिया था, और आप जानोगे बड़े होके जीवन में अपने धीरे धीरे कि ओम्स लॉ के आने के बाद जीवन में हमारे बहुत कुछ और आया। ओम्स लॉ के आने के बाद हमारे जीवन में बहुत कुछ और आया। हमारी बिजली की दुनिया बदली आफ्टर दिस लॉ, ठीक है ना। चलो 1 ओम कब आएगा? अरे यार, जब R इज इक्वल टू V/I है तो 1 ओम कब आ जाएगा? तो आंसर है 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं और 1 एम्पियर करंट मिल जाए। जब एक, ये सब लिखा हुआ अंग्रेजी में, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं और 1 एम्पियर करंट मिल जाए तो उसको बोल देंगे 1 ओम। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं और 1 एम्पियर करंट मिल जाए उसको बोल देंगे हम 1 ओम। ठीक है, हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं मेरी जान। बहुत बढ़िया यार, ठीक है ठीक है। ओम्स लॉ गलत है। अबे अबे भाई तेरा पैदा होना गलत लग रहा है मेरे को। इस इंसान का पैदा, जिसको ओम्स लॉ गलत लग रहा है उसको, उसका पैदा होना गलत है। ओम्स लॉ इज नॉट इनकरेक्ट। ओम्स लॉ, देखो एवरी लॉ, फिजिक्स के हर एक लॉ की कुछ ना कुछ हद तक लिमिटेशंस होती हैं, और उन लिमिटेशंस को विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफाई कर दिया जाता है, बट वो गलत नहीं है। नो नो नो। लव यू सर, लव यू टू, लव यू टू। क्या हाँ, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं अभी हम। रेजिस्टेंस के फैक्टर मेरी जान पढ़ने वाले हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। पानी खत्म हो गया। हाँ यार, अभी भर लूंगा मैं। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, कहूंगा सोचो, और फिर जब तक मैं पानी भर के ले आऊंगा। चलो यार, मजाक कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ सवाल आ रहे हैं। V इज इक्वल टू RI पे कुछ सवाल आ रहे हैं। ये सवाल आप सबने हो सकता है देखे हो, बिकॉज ये NCERT के। अगेन, जब भी बेटा, ये देखो मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं ऐसे पढ़ाता हूं। जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो मैं कोई भी मुश्किल न्यूमेरिकल उस दौरान नहीं कराता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चैप्टर पढ़ रहा होता है तो हर प्रकार का बच्चा होता है, तो वहां पे हम बहुत इजी गोइंग न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं। फिर जब चैप्टर हो जाता है उसके बाद आपको पता ही है, आप लोग शायद मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे, 9th में हो सकता है ऑनलाइन, कभी मैं किसी और चैनल पे पढ़ाया करता था। तो फिर हम लोग जब असाइनमेंट्स लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, वहां हर प्रकार का क्वेश्चन लाया जाएगा बच्चों। चलो डन। अब आ रहा है एक सवाल, इस सवाल को आओ एक बार मिलके पढ़ लेते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ? एक बल्ब कितना करंट खींचेगा अगर उसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस अगर उसका 1200 ओम है। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे पास 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस उसका 1200 ओम है।
तो ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या आप एग्जाम में प्लीज ऐसे लिख के आएंगे तो बेहतर रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर, आधा नंबर तो आपको इसी का मिल जाएगा। ठीक है, अब V हमारे पास 220 है, I हम लोगों को निकालना है, और R हमारे पास 1200 आ गया। तो यहां से बच्चों I हमारे पास कितना आ गया, V बाय R। V हमारे पास है 220 और R हमारे पास है 1200, R हमारे पास है 1200। इसको काट दिया, ये हमारे पास 11/60 एम्पियर, इसके आगे तुम डिवाइड कर लेना, लेकिन 11/60 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। ये इसका पहला पार्ट हुआ, ये इसका पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं अगर वोल्टेज सेम है लेकिन रेजिस्टेंस 100 हो जाए, अगर वोल्टेज सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अगर 100 हो जाए तो कितना करंट फ्लो होगा। ये तो पहली बात तो शायद कॉमन सेंस की बात है, शायद ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया है तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाना चाहिए, बट कितना बढ़ेगा ये हम देखते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब अगले केस में अगर बात करें तो वोल्टेज इन्होंने बोला है कि 220 ही है, वोल्टेज 220 ही है, लेकिन जो करंट है, ओ सॉरी करंट तो निकालना है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 100 है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 100 हो गया। अब रेजिस्टेंस क्योंकि कम हो गया तो अगेन करंट को बढ़ जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है। V हमारे पास 220 है, I हमें इस बार निकालना है, और R इस बार हमारे पास 100 है। तो I 220 अपॉन में 100, इसके हिसाब से ये 2.2 एम्पियर हो जाएगा।